ठीक, तो फ्रिक्शन देखिए बेसिकली होता क्या है, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है। ठीक, यस सर। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो इस कांटेक्ट के कारण एक फोर्स लगता है। इस कांटेक्ट के कारण एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है अलोंग द एमजी। सरफेस और हाँ। एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, यस सर। तो जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और जो अलोंग द सरफेस लगता है कांटेक्ट सरफेस उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो फ्रिक्शन इज बेसिकली टेंजेंशियल component of contact force। मतलब कांटेक्ट फोर्स का सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, जैसे मान लीजिए फोर्स एफ लग रहा है इस पे, तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा उसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस, ये हो गया फ्रिक्शन, और एक कंपोनेंट होगा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है नेट कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि इन्हीं उसी के तो ये दो कंपोनेंट है ना। हाँ। तो इनका जो रिजल्टेंट है ये है रिजल्टेंट, ये आपका नेट कांटेक्ट फोर्स एफसी है। ठीक, यस सर। तो फ्रिक्शन इज बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। किसी जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी, तो ये दिमाग में रखिए कि एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। उस कांटेक्ट फोर्स का जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड सरफेस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो अब इस डेफिनेशन को हम पूरा करते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स विच अपोजेस मोशन। स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। मतलब इस सरफेस पे जो स्लाइडिंग होगी उस स्लाइडिंग की टेंडेंसी को या तो अपोज करेगा ये, या स्लाइडिंग जिधर हो रही होगी उसके ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन के लिए बात हुई आपकी। ये जो भी बात हम कर रहे हैं दिस इज फॉर डायरेक्शन ओनली। तो डायरेक्शन के लिए के रिगार्डिंग ये बात हुई आपकी। तो अब देख लेते हैं, देखिए अलग अलग सिनेरियो में फ्रिक्शन लगेगा कैसे और उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे होगा, इन सब चीजों का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं। ठीक, तो डायरेक्शन के लिए हमने बात क्या की कि ये स्लाइडिंग या स्लाइडिंग की जो टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट लगता है। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस सरफेस पर रखा हुआ है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं एफ, तो अगर फोर्स एफ लगाऊंगा तो इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर है, लेफ्ट की राइट? राइट को। तो राइट को है तो मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट को लगेगा, अपोजिट। हाँ, तो इधर की तरफ लग जाएगा आपका फ्रिक्शन। इसी में मैं अगर थोड़ा चेंज कर दूं कि भाई अगर मैंने फोर्स एफ इधर की तरफ लगाया तो अब इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर की तरफ है, राइट बन लेफ्ट। जाएगी, अपोजिट। हाँ, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट में हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल है थीटा, तो अब इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है, नीचे। नीचे की तरफ। किसके कारण, किस फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ स्लाइड करता है? mg का एक कंपोनेंट आता है इधर की तरफ, mg एमजी साइन का। थीटा, mg साइन थीटा इधर आता है। तो इसको रोकने के लिए कौन लगता है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन लगेगा आपका इधर की तरफ। ठीक है, यस सर। मान लीजिए इसी में मैंने क्या किया कि ये इंक्लाइन प्लेन ही है और इंक्लाइन प्लेन पे एक फोर्स लग रहा है एफ इधर की तरफ,
एंड दिस F इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। m क्या है? इसका मास है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? mg sin थीटा की तरफ। mg sin थीटा की sin तरफ, क्योंकि अब इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर हो जाएगी? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की फ्रिक्शन तरफ हो किधर जाएगी। लगेगा? आपका नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यस सर। ये लगेगा फ्रिक्शन इधर की तरफ। क्लियर ये चीज? यस सर। इतना छापना है आपको? लिख लिया। ओके। अब मान लीजिए ये एक वर्टिकल वॉल है। वर्टिकल वॉल ऐसे है, इसमें इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर है? नीचे। नीचे की तरफ। किस फोर्स के कारण? mg mg के कारण। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर साइड। ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं बना देता हूँ। इसका जो है डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल काम। इधर की तरफ सेंटर है और इस पे एक कार जा रही है बहुत हाई स्पीड से। तो अगर बहुत हाई यस। स्पीड से जा रही है तो इसकी जो स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है वो अवे फ्रॉम द, मतलब इधर की तरफ होगी कि इधर, ये सेंटर है इसका, टुवर्ड्स द सेंटर होगी कि अवे फ्रॉम द सेंटर होगी? रेडियली इनवर्ड कि रेडियली आउटवर्ड? आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। ठीक, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका? रेडियली इनवर्ड। ठीक, यस सर। तो डायरेक्शन के लिए जो बात आपको सोचनी है, डायरेक्शन के लिए ये बात आपको सोचनी है कि जो भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो स्लाइडिंग की टेंडेंसी या स्लाइडिंग के ऑपोजिट होगा। ठीक है, यस सर। ये दिमाग में रखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन से रिलेटेड। अब फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन की जो बात होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। दो तरह का बेसिकली फ्रिक्शन होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नाम से समझ में आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जब तक जो है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, यस जब सर। तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए तो देखिए, स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, ठीक, डायरेक्शन के लिए यही चीज रहेगी जो हमने बात की कि विच ऑपोजेस स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। मतलब टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होगी जिधर, उसके ऑपोजिट लगेगा, या जहां स्लाइड कर रहा होगा उसके ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो स्लाइडिंग की जो टेंडेंसी होगा उसके ऑपोजिट लगेगा। तो डायरेक्शन की तो बात हो गई। ठीक, हाँ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज सच दैट इट ऑपोजेस टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। ठीक, यस सर। अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए एक छोटा सा, मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? मान लीजिए एक ये 100 kg का ब्लॉक है। ठीक, मान लीजिए हम लोग कार से जा रहे थे। कार से जा रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है। बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है तो बाइक, कार हमारी रुक गई। ठीक, जब तक उसको हम हटाएंगे नहीं तब तक हम उसको जो है क्रॉस नहीं कर सकते, कार आगे नहीं ले जाके जा सकते हैं। तो देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा था ये, तो मैं जो है क्या कहते हैं गाड़ी से निकला। मैंने कहा इसको जो है बहुत इजीली इसको मैं मूव करा देता हूँ। तो मैंने मान लीजिए इस पे फोर्स लगाया तो हिल ही नहीं रहा था ये। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे पुश किया इधर की तरफ। मान लीजिए मैंने इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये रुका, ये मूव नहीं किया, ये रुका रहा। तो मतलब इस फोर्स को काउंटर करने 200 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, इस पत्थर को पुश किया, लेकिन ये मूव ही नहीं किया, हिल ही नहीं रहा ये। तो मतलब मेरे फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई दूसरा फोर्स होगा तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है। हाँ। तो मेरे फोर्स को काउंटर करने के लिए फोर्स कौन सा लगा? यहाँ पे 200 न्यूटन का हमने फोर्स फ्रिक्शन। लगाया तो फ्रिक्शन लगा इधर की तरफ 200 न्यूटन का।
और इसने मेरी जो ताकत थी, मैंने जो फोर्स लगाया था उसको खत्म कर दिया। ठीक। यस सर। तो मैंने कहा यार अब देखो मेरे से ये ना होगा, तो मेरे से ना हो पाएगा, तो मैंने, आप गाड़ी में बैठे हुए थे, ठीक, आपको भी बुलाया, मैंने कहा चलो भैया दोनों लोग मिलके जो है मेहनत करते हैं। तो आप भी दुबले पतले, हम भी दुबले पतले, दोनों लोगों ने मिलके जो है फिर से जो है कहते हैं 400 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन अभी भी ये नहीं हिला। अभी भी नहीं हिला, तो मतलब जो है फ्रिक्शन ने कितना लगा दिया, 400। 400 न्यूटन फोर्स इधर लगा दिया। ठीक है, यस सर। तो फ्रिक्शन ने 400 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया। तो अब हम लोग हो गए परेशान कि भैया जब तक ये हटेगा नहीं तब तक तो हम लोग जा नहीं सकते कहीं। तो हमने रास्ते में 2-3-4 लोगों को पकड़ना शुरू किया भैया। मैंने कहा जो है तुम भैया इसको हटाइए, मदद करिए हमारी, नहीं तुम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो 3-4 लोग इकट्ठा हुए और 3-4 लोगों ने क्या किया, इस पे मिल के मान लीजिए क्या कहते हैं कि फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगा दिया, मान लीजिए 800 न्यूटन का। ठीक, अब 800 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन ये हिलता हुआ दिखाई दिया। तो 400 लोगों ने इतना फोर्स लगाया लेकिन ये मूव नहीं किया, तो मूव नहीं किया तो मतलब फ्रिक्शन ने क्या किया, 800 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा दिया। तो 4 लोगों ने मिलकर लगाया, तो अब ये लोग थक गए कि अब ना हो पाएगा भाई हमसे। लेकिन मैं खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, कि अब इस पे थोड़ी सी ताकत और लगा दी जाएगी तो शायद ये मूव कर जाएगा। तो मैंने इन चारों लोगों को इंसिस्ट किया कि नहीं एक बार भैया और एफर्ट डालो। तो सब ने जो है कहते हैं इस पे एफर्ट लगाया, 800 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मैंने इसको हल्का सा पुश किया, मतलब मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई, उसके बाद जो है कहते हैं ये मूव करना शुरू कर दिया। ठीक, मतलब मान लो मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 801 न्यूटन पे ये पत्थर जब मूव करने लगा ये हट गया। ठीक, तो देखिए इस डिस्कशन से अपने को समझ में क्या आ रहा है कि भैया जब हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने 200 लगा के इसको रोक दिया। जब हमने 400 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ने 400 न्यूटन लगा के रोक दिया। जब मैंने 800 हमने मिलके 800 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसने 800 पे रोक दिया इसको। ठीक है, अब 800 पे इसको रोक दिया, तो लेकिन 800 इसकी लिमिट है, 800 के बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो ये नहीं रोक पाएगा। ठीक, तो मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो इसको रोक के रख रहा है, इसकी एक लिमिट होती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जब तक ये रुका हुआ है इसकी वैल्यूज की एक रेंज है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, जब ये रखा हुआ था तो जो है रखा हुआ था तो जो है उस पे फोर्स फ्रिक्शन कितना लग रहा था, 0। जब हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, 800 इसकी इस केस में लिमिट है। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज की एक रेंज होती है। तो रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो मान लीजिए ये फ्रिक्शन, इसको मैं एफ से लिख रहा हूं, तो ये 0 भी हो सकता है। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो 0 होगा, और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जो वहां पे 800 न्यूटन थी। ये मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। अब भैया ये म्यू होता है। नहीं, एन इज नॉट ऑलवेज एम जी। ठीक है, एन हमेशा एम जी के बराबर नहीं होता है। म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक कोफिशिएंट की मुझे स्पेलिंग आज तक नहीं आती, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यस सर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब भाई ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए एक घास पे आप किसी चीज को मूव कराओ, मिट्टी पे, और फर्श पे मूव कराओ सेम चीज को, एक ब्रीफकेस है आपके पास, उसको आपको क्या करना है कि मिट्टी पे मूव कराना है, और एक जो है बढ़िया से एकदम मस्त टाइल लगी हुई है, ठीक है, एकदम स्मूथ, उस पे मूव कराना है। तो टाइल पे मूव कराना ज्यादा आसान होगा ना, क्योंकि वहां पे जबकि उसका वेट बराबर है तो नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है वहां पे, कम हो जाता है। ठीक,
Yes, sir. तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? Nature of हाँ surface. हाँ, it depends on nature of surfaces. In contact. ठीक, क्लियर ये चीज? Yes, sir. और n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। और ये ब्रैकेट में लिख लेना है कि दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। n इज नॉर्मल रिएक्शन, और बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। mg के बराबर हो सकता है किसी कंडीशन में, लेकिन हमेशा mg के इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है। ये इसको पहले तो हिंदी में लिख लीजिए भैया, हमेशा mg के बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। mg के बराबर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है mg आए ही ना। ठीक है, तो ये देखिए कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है, हमेशा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन ही ले लेते हैं। लेकिन ये दिमाग में रखिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, Yes, sir. ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, हमेशा इतना होगा जरूरी नहीं है। इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, Yes, sir. इसी नेचर के कारण, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के इस नेचर के कारण कि भैया हमने क्या किया, जैसे जैसे इसको बढ़ाते गए हम लोग, जैसे जैसे हम अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, वैसे वैसे फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है ना। 200 था तो 200 कर दिया, 400 था 400 कर दिया, 800 था तो 800 कर दिया। मतलब 800 के नीचे कोई भी फोर्स आप लगाओगे तो उतना ही फोर्स लगा के क्या कर देगा, इसको रोक देगा। 800 के नीचे कितना भी फोर्स लगाओगे तो उतना फोर्स लगा के क्या कर देगा, इसको रोक देगा। ठीक है, तो इस नेचर के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक, इसी नेचर कारण इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। सिर्फ स्टैटिक की हम बात कर रहे हैं, अभी ये दिमाग में रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन is self-adjusting in nature। ठीक है, क्लियर ये चीज? Yes, sir. और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जब तक रुका है तभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से म्यू एस एन के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक, जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है कि म्यू एस एन ही होगा। ठीक, म्यू एस एन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना या इससे ज्यादा लगेगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अदरवाइज मूव ही नहीं करेगा। मतलब अगर इतना एग्जैक्टली आपने फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट विल बी एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब ये जस्ट स्टार्ट करने वाला होगा अपनी मोशन को, और जब मोशन स्टार्ट कर देगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक, इतनी चीज क्लियर। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है आपका, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसकी रेंज जो होती है वो 0 से लेके म्यू एस इंटू एन के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0 एंड म्यू एस एन। ठीक है, Yes, sir. म्यू एस इंटू एन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं इसको कि ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे ये गलती करते हैं कि भैया कुछ भी हो फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई म्यू इंटू एन। ठीक है, तो ये जो है लोगों की दिक्कत होती है, तो इसलिए जो है कहते हैं आपको दिमाग में रखना है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक, Yes, sir.
तो आगे अगर बात की जाए तो अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये छाप लिया आपने? हाँ सर लिखिए। ओके, तो इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है मान लीजिए 10 kg, और इस पे मैंने फोर्स लगाया मान लीजिए 15 न्यूटन का, और म्यू एस इज 0.5। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो म्यू म्यू है दैट इज 0.5। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, पहली चीज। दूसरी चीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। सर बताऊं कि करेंगे, ट्राई करेंगे आप? कर रहा हूँ। ओके, सर एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा, अच्छा। और फ्रिक्शन? फ्रिक्शन 15 न्यूटन मैक्सिमम। 15 न्यूटन। ये कैसे निकाला आपने? सर वो फ्रिक्शन यूएस इंटू एन एन हो गया mg। एन इस केस में mg के बराबर होगा। देखिए एन निकालने का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एन जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट। फोर्सेस देखते हैं हम लोग। हम्म। तो एन इस केस में आप सही कह रहे हैं, एन इज इक्वल टू क्या है, mg। मतलब हो जाएगा 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एस इंटू एन, मतलब यस सर। 0.5 इंटू 100। ये कितना है, 50 न्यूटन। 15 न्यूटन। आप 50 बता रहे हो कि 15 बता रहे हो? 50। 50। अब देखिए यहाँ आप गच्चा खा गए। नहीं 15 होगा वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम 50 होता है। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इतनी जरूरत पड़ेगी तो ये अप्लाई करेगा। जैसे मान लीजिए हम्म। एक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई त्योहार आया, त्योहार पे आपने अपने पिताजी से कहा कि मुझे जो है कहते हैं एक मोबाइल चाहिए। ठीक, मोबाइल के लिए आपके पिताजी ने कहा चलो अच्छा तुम जो है 80,000 रुपीज ले लो, अब जाओ मोबाइल तुम्हें जो समझ में आएगा वो ले लेना तुम। ठीक है, हम्म। अब मान लीजिए आप गए दुकान पे, मोबाइल की शॉप पे, आपको अगर 50,000 का कोई मोबाइल पसंद में आ गया तो आप जो है उसको 80,000 दे के थोड़े ना आओगे। ना अगर 50 उसको अस्सी देंगे। हजार दे के आओगे तो वो समझ जाएगा कि जो है कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो यस सर। 80,000 इज मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अगर आपका काम हम्म। 50,000 में ही चल जाएगा तो आप 50,000 ही तो खर्च करोगे ना। हाँ बैलेंस कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द हम्म। मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो अगर इससे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहाँ पे इसको रोकने के लिए, इसकी स्लाइडिंग को रोकने के लिए 15 न्यूटन की तो रिक्वायरमेंट है ना, हम्म। तो 15 न्यूटन ही लगा के रुक जाएगा। ये 50 न्यूटन क्यों लगाएगा? वापस ले जाएगा फिर। हाँ। हम्म। अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसा होता कि ये 60 न्यूटन लग रहा होता, तो इसको इससे ज्यादा हो गया, तो पहली चीज तो जो है उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट ये मूव करता तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता, कौन सा फ्रिक्शन लगता, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। हम्म। ठीक है, तो ये गलती यस सर। बहुत होती है, मतलब ये आपसे नहीं हो रही है, ये मतलब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ाते हुए मैं ये देख रहा हूँ, ये गलती मतलब जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन की नहीं होती है वो 90% लोगों से गलती होती है कि जो है फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की हम्म। वैल्यू। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट म्यू एस इंटू एन।
दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है। यस सर। जैसे एक छोटू सा सवाल और करते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं चलिए 10 kg है, और ये एक फोर्स लग रहा है F, और इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस है। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड रेंज ऑफ F, मतलब ये फोर्स F क्या हो सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड डाउन। नीचे की तरफ ये गिरे ना, ब्लॉक नीचे ना गिरे, इसके लिए क्या फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कर रहे हैं। हाँ सर करता हूँ। सर mg/μs। mg/μs। क्या किया आपने? नॉर्मल रिएक्शन कितना क्या होगा यहाँ पे? तो नॉर्मल एफ के बराबर होगा। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ। तो अब इसको गिराने वाला कौन सा फोर्स है? mg। जब तक mg mg इज फ्रिक्शन के लेस बराबर होना देन चाहिए। और इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, हाँ। मतलब दिस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। क्योंकि n क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है ना, क्योंकि इधर नॉर्मल हम्म, रिएक्शन लगेगा और ये f लग रहा है, तो n इज इक्वल टू f हो गया आपका। हम्म, मतलब अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए तो इनइक्वालिटी ये है कि म्यू एस इंटू एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी बाई म्यू। mg/μs। मतलब एट लीस्ट अगर मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाए तो एफ इज इक्वल टू क्या हम्म, होना चाहिए? एम जी बाई म्यू एस, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का हाँ। साइन है ना, तो मिनिमम वैल्यू एम जी बाई म्यू एस। उससे कम वैल्यू पे अगर आप रखोगे तो ये mg। स्लाइड कर जाएगा। ये हमें अपने को फील भी होता है, अगर किसी चीज को हमने जो है दीवार पे पुश करके रखा हुआ हम्म, है, तो हम जो पुश वाला फोर्स अगर कम करते जाएंगे तो एक एक पॉइंट पे वो तो स्लाइड सर करना जाएगा। शुरू कर देगा। तो मतलब मिनिमम एक फोर्स दीवार की तरफ जरूरी होगा जो उसको जो है रोक के रखे नीचे स्लाइड करने से। ठीक है। यस सर। ओके,
चलिए ऐसे ही बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है मान लीजिए, या एक कार है मान लीजिए, कार या कार्ट जो भी है। ये मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m। इस ब्लॉक की सरफेस और इस गाड़ी की जो सरफेस है उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ ए so that block does not slide। ब्लॉक स्लाइड ना करे। एफ की वो वैल्यू, सॉरी एक्सेलरेशन केस के एक्सेलरेशन की वो वैल्यूज आपको बतानी है कि ब्लॉक इस पर स्लाइड ना करे। Sir, acceleration should be greater or equal to g by mu s। जी बाई म्यू एस। क्या किया आपने? तो पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली, n इक्वल्स टू ma। एन इज इक्वल टू एम और ए कैसे आया? सर ma आगे की तरफ लग रहा है, हम्म। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन उसके पीछे की तरफ लगेगा। हाँ, बेसिकली इसे अगर यहाँ पे खड़े होकर हम ऑब्जर्व करें तो ये हो गया एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर हम्म नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया आपका, तो एक फोर्स जो है क्या कहते हैं कि इस पर सूडो फोर्स लगाया इधर की तरफ एम ए, और हम्म नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसे। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया? एम ए आपका, ठीक है। यस सर। एन इज इक्वल टू एम ए हो गया, तो कंडीशन क्या बनती है? म्यू एस इंटू एन। ये हो गई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और इसको हम्म नीचे की तरफ स्लाइड कौन कराएगा? नीचे की तरफ स्लाइड कराएगा इसका वेट। तो जब तक ये आपका ज्यादा नहीं होगा mg से। mg से बड़ा है, या एट मैक्स इसके जो है बराबर हो गया एट में अगर बात करें, तो तब तक जो है नीचे स्लाइड नहीं करेगा। तो म्यू हम्म एस इंटू एम ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, यही किया है आपने। तो ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी g अपॉन by में। म्यू एस। सही किया आपने। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक सिस्टम दे रखा है। ये मास है m1 और ये मास है m2। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है m2 और सरफेस के बीच में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m1, मतलब m1 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जब तक कि m2 इस पर रुका रहे। m1 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जब तक कि हम्म m2 इस पर स्लाइड न करे लेफ्ट या राइट की तरफ। मैक्सिमम वैल्यू। हम्म।
एक तो ये केसेस पता नहीं क्या, ब्लैक फंगस पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लैक वाइट येलो अलग अलग कलर के फंगस आने लगे हैं, पता नहीं क्या है ये। तो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम्म। ब्लैक और व्हाइट आया है, नक्की येलो। सर M1 को ज्यादा होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए म्यू एस M2 से। M1 शुड बी लेस देन म्यू एस M2, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये अगर रुका रहेगा तो ये भी रुका रहेगा ना, हम्म, M1 भी। तो M1 हाँ अगर रुका रहेगा तो मैच M1 फोर जीरो कर पे देंगे। जो है जो फोर्स लग रहे हैं ये लग रहे हैं, तो मतलब T किसके इक्वल होगा, M1G के इक्वल होगा। हाँ और M2 की अगर बात करें तो M2 को मूव कराने वाला जो है वो टेंशन ही है, हाँ, और फ्रिक्शन लगेगा और नीचे, रोकेगा जो है फ्रिक्शन इसको। फ्रिक्शन इसको छुट्टी हो जाएगा। हाँ, तो जब तक T इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब म्यू एस इंटू एन, तब तक ये मूव नहीं करेगा। M1G इज टू तो एम वन लेस जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू M2G। ठीक है। जी कट जाएगा। हाँ, जी और जी हो जाएगा कैंसिल, तो M1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू म्यू एस एस M2। इंटू M2। ये कंडीशन है इसके लिए, जो है जब तक ये कंडीशन मेंटेन रहेगी तब तक ये मूव नहीं करेगा। मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है ये एंगल, ये है M1, ये है M2, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दिस इज म्यू एस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि M2 की वैल्यूज की रेंज बताइए कि M1 इसके ऊपर स्लाइड ना करे। और कंडीशन चलिए मैं दे रहा हूं, M2 इज ग्रेटर देन M1। सर दोबारा बता देते हैं। M2 की वैल्यूज की रेंज बताइए जब तक कि ये स्लाइड ना करे, M1 इस पर स्लाइड ना करे, और M2 इज ग्रेटर देन M1G साइन थीटा, ये मैंने दिया हुआ है। M2 जो है वो M1G साइन थीटा से अलग है, इससे बड़ा है।
सर m2 ज्यादा होगा m1 sin थीटा प्लस म्यू एस m1 cos थीटा। हाँ, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा। हाँ, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस अगर आप बनाएंगे तो इधर लग रहा है m1g cos थीटा और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया m1g cos थीटा के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली इसको देखिए, T जो है अगर ये रुका रहेगा तो टेंशन m2g के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब m2g, ठीक है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपका एक तो m1g sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। देखिए इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो इस पे एक तो लग रहा है इधर टेंशन और एक इधर लग रहा है आपका m1g sin थीटा। तो यहाँ दिया क्या है m2g, सॉरी ये m2g था, m2g इज ग्रेटर देन m1g sin थीटा, तो इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है? ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे आपका इधर की तरफ। तो जब तक m2g मतलब ये टेंशन जो है आपका, इसको ज्यादा इससे होगा। बैलेंस होता जाएगा, तब तक जो है कहते हैं ये इसको मूव नहीं करने देगा ना। तो मतलब अगर m2g इज लेस देन और इक्वल टू m1g sin थीटा प्लस, आपने ये बताया इसकी वैल्यू क्या है, म्यू एस m1g cos थीटा ना। तो g g g हो गया कैंसिल, कैंसिल। तो m2 इज लेस देन और इक्वल टू m1 sin m1 थीटा कॉमन ले लिया, sin साइन थीटा प्लस थीटा म्यू एस cos प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ये जो है इसकी कंडीशन हुई। तो तब तक जो है ये रुका रहेगा, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसमें दूसरा सिनेरियो भी बन सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर मैं इसमें चेंज क्या कर देता कि अगर m2g इज लेस देन m1g sin थीटा, तो इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होती है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगता? ऊपर की तरफ। ठीक, देखिए जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में विदाउट फ्रिक्शन वाले जो हमने क्वेश्चन किए, उसमें आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी मान लो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी मान लो, अगर आपने गलत माना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन जब फ्रिक्शन के क्वेश्चन होंगे जहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, वहां आपको डायरेक्शन पहले डिसाइड करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन आप जिस हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक उसी के हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा ना। यस सर। तो जैसे अगर यहां मैंने क्या दिया, m2g इज ग्रेटर देन m1g sin थीटा, तो मान लेते हैं फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाता, ये ऊपर की तरफ जाता, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था? नीचे की तरफ। ठीक है, यस सर। और अगर मान लीजिए कि आपसे बोला जाता कि m1g sin थीटा इज ग्रेटर देन m2g, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लग जाता? ऊपर की तरफ लग जाता। ठीक है, तो फ्रिक्शन हाँ अगर सर। ऊपर की तरफ लग जाता तो जो है आपका उस कंडीशन में वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे, बस फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और कुछ नहीं, यहां माइनस आ जाएगा। हाँ, तो हाँ m2 की एक वैल्यूज की रेंज होगी, m2 की वैल्यूज की अगर रेंज की बात करें तो जो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी उसी में माइनस रख दीजिए तो मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, मिनिमम आ जाएगी। m1 हाँ साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, m1 साइन यस थीटा सर। माइनस म्यू एस कॉस थीटा, ये और ये जो है आपका m1 साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ये वैल्यूज की रेंज हो जाएगी। ठीक, यस सर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड थे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड थे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये छाप लिया आपने? हाँ सर लिखिए।
मान लीजिए ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाली सरफेस है स्मूथ, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो म्यू एस है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए so that m1 does not slide over m2, m1 m2 के ऊपर स्लाइड ना करे। ना कर। हम्म सर ए आएगा लेस देन म्यू एस इंटू जी। हाँ, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, सही है। क्या किया आपने? सर ऊपर वाले बॉक्स के मैंने वो लिख दिया, एन तो एम जी के बराबर हो जाएगा इसमें, हम्म और M1A अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा पीछे साइड हम्म में, हम्म तो डायरेक्शन आगे लगेगा। हम्म मतलब अगर m1 की बात करें तो m1 पे इधर की तरफ लगा m1a, अगर इस पे बैठ के ऑब्जर्व करें तो इस पे लगेगा एक हाँ, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जो है आपका इसके इससे उल्टा ऑपोजिट होगा। होगा। m1a यही इसको पीछे की तरफ स्लाइड कराने की टेंडेंसी रख रहा है, फ्रिक्शन इधर की तरफ हम्म, है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, अगर ये स्टेशनरी रखना है तो m1a होना चाहिए। हम्म, तो m1a शुड बी लेस देन और कम इक्वल होना टू चाहिए। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब म्यू एस इंटू m1g। तो ये हम्म, कैंसिल हो गया, a शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। तब तक जी। ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, जैसे इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, यस सर। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड चीजें हो गई। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती है, ये म्यू के इंटू एन के इक्वल होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा,
इसकी वैल्यू की कोई रेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये कितनी होती है, म्यू के इंटू एन। इसमें एन तो अपने को पता ही है, एन क्या है, हाँ। नॉर्मल एम भी हो सकता रिएक्शन, है कुछ। ठीक है। हाँ। और म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। यस सर। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक। इसमें कभी कभी एक ग्राफ भी जो है पूछ दिया जाता है, इसलिए तो ज्यादातर ये ग्राफ तो स्कूल एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये बढ़ता जाएगा, और उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें डिप आएगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है म्यू एस इंटू एन। कॉल आ गई थी अच्छा, स्मॉलर देन म्यू एस। हाँ। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा आपका, वो जो होगा हमेशा जो है कहते हैं म्यू के इंटू एल के इक्वल होगा, और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू एस। अगर क्वेश्चन में सिर्फ म्यू दे रखा है, उसी को म्यू के उसी को म्यू एस मान लेते हैं, जब तक अलग अलग ना दे रखा हो। तो ये फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये मूव करेगा, तो मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो पॉइंट है, ये वाली वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू एन के बराबर है, और ये जो पॉइंट है ये है आपका म्यू के इंटू एन के बराबर। यस सर। ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा जहां से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक। सर। तो नेक्स्ट क्लास में इसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय। थैंक ओके बेटा।